हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे जो रेड कलर का लाल बटन दिया हुआ है उसको दबा दीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन बनकर आएगा, उसको दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो हमारा फील्ड एंड बैटल क्राफ्ट के ऊपर आधारित है। ये उसका पार्ट 2 है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल के अंदर जाइए, प्ले लिस्ट में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्र संकेत। दोस्तों, क्षेत्र संकेत क्या होता है? युद्ध के मैदान में प्रायः विभिन्न संकेत बोलकर देने के स्थान पर बिना आवाज़ किए अथवा संकेतक पक्षी की बोली में या सीटी बजाकर किया जाता है, ठीक है। इसे क्षेत्र संकेत कहते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध के मैदान में ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि हमारी जो वहाँ पर युद्ध के मैदान में बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, ठीक है। आवाज़ कोई पहचान नहीं पाएगा, तो और इसलिए भी कि हमारी आवाज़ शत्रु पहचानने ना भी पाए, ठीक है। अगर वो पहचान लिया तो हमारे प्लान को भी जा समझ सकता है। इसलिए युद्ध मैदान में हमको पक्षी की आवाज़ में सीटी बजाकर शांति वो संकेत दिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, राइफल हिलाकर उठाकर भी संकेत किया जा सकता है, ठीक है। फिर प्रायः संकेत 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संकेत 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाथों के द्वारा जो दिया जाता है, और नंबर 2 जो शस्त्रों के द्वारा दिया जाता है, और नंबर 3 है सीटी बजाकर भी संकेत दिया जा सकता है, ठीक है। सीटी द्वारा संकेत, विशेल सिग्नल। कुछ विशेष परिस्थितियों में सैन्य संकेत सीटी बजाकर दिया जाता है। देख लीजिए, खतरा होने पर लंबी व छोटी सीटी रुक रुक कर बजाई जाती है। जब सतर्क रहने के लिए बजाई जाती है तो एक बार छोटी सीटी बजाई जाती है। जब शत्रु का विमान आ जाए तो छोटी सीटी रुक रुक कर बजाई जाती है। जब शत्रु का विमान चला जाए तो 5 सेकंड के अंतराल पर रखते हुए 2 बार लंबी सीटी बजाई जाती है। जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेक्शन फॉर्मेशन। दोस्तों, सेक्शन फॉर्मेशन ये हर साल इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। युद्ध के समय शत्रु पर अधिकतम गोलीबारी करने, उसकी गोली की दिशा पहचानने व उससे बचाव करते हुए अपने सेक्शन पर पूरा नियंत्रण रखने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की सेक्शन फॉर्मेशन की जानकारी होना अति आवश्यक है। जवानों की दूरी सेक्शन फॉर्मेशन में 15 से 25 गज होती है, ठीक है। और जवान टेढ़ी मेढ़ी लाइन, जिग जैग लाइन में चलते हैं। दोस्तों, प्रमुख सेक्शन फॉर्मेशन। सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, दूसरा है फाइल फॉर्मेशन, तीसरा है डायमंड फॉर्मेशन, चौथा एरो हैंड फॉर्मेशन, पांचवा है स्फीयर हैंड फॉर्मेशन, और छठवां है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बी और सी में दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है वो सेक्शन फॉर्मेशन था, अब ये हमारा प्लाटून फॉर्मेशन है। प्लाटून फॉर्मेशन 3 प्रकार का होता है। 1 अप फॉर्मेशन, दूसरा है 2 अप फॉर्मेशन, और तीसरा है 3 अप फॉर्मेशन। दोस्तों, ये एकदम इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देख लीजिए, 1 अप फॉर्मेशन में आगे बढ़ने में ये सर्वोत्तम होती है। जो 2 अप फॉर्मेशन होती है ये आक्रमण करने के लिए सर्वोत्तम होती है। 3 अप फॉर्मेशन होती है गोलीबारी करने के लिए सर्वोत्तम होती है, ठीक है। फिर वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? वस्तुएं अपने आकार, चमक, छाया, बनावट, हरकत, फासला और विषमता के कारण दिखाई देती हैं। बैटल प्रोसीजर, रण प्रक्रिया युद्ध की तैयारी करने की विधि है। इसमें सेना कमांडर रेकी करके योजना बनाता है, आदेश जारी करता है और युद्ध संबंधी कार्यों की सूची करता है, ठीक है। युद्ध से पहले जो कमांडर अपनी स्ट्रेटजी बनाता है वो बैटल प्रोसीजर कहलाती है। इसके लक्ष्य क्या होते हैं? प्रत्येक सैनिक को शारीरिक व मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार करना होता है। और नंबर 2, सैन्य बल के चिंता, घबराहट व कमी को दूर करना होता है। और नंबर 3 है समय की बचत करना होता है। नंबर 4, जवानों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, कि युद्ध से पहले जवानों का मनोबल बढ़ाना होता है, ठीक है। फिर हमारा अगला है
रण कवायद के 4 ग्रुप होते हैं दोस्तों, रण कवायद के 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? रेकी ग्रुप, ऑर्डर ग्रुप, फायर ग्रुप और ट्रांसपोर्ट ग्रुप। आपको पता होना चाहिए। इसको फार्मूले ROFT से याद करते हैं। R से हो गया रेकी, O से हो गया ऑर्डर, F से हो गया फायर और T से हो गया ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फायर का सिद्धांत दोस्तों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फायर का सिद्धांत है, एक गोली एक जवान के अनुसार फायर करें, दुश्मन का सर कवरिंग फायर में दबाकर रखें, कवरिंग फायर के बंद होने तथा हमला करने में कम से कम समय होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है परिबोधन, अप्रिसिएशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्रिसिएशन, ठीक है। तो देख लीजिए परिबोधन क्या होता है। लड़ाई में सफलता बहुत कुछ कमांडर के एप्रिसिएशन पर निर्भर करता है। एप्रिसिएशन का तात्पर्य भिन्न भिन्न संभव तरीकों की समीक्षा या समालोचना से है। किसी परिस्थिति का एप्रिसिएशन निम्न क्रम में करना चाहिए। दोस्तों एप्रिसिएशन का मतलब है कि हम जहाँ पर युद्ध करने जा रहे हैं वहाँ की हमको अधिक से अधिक सिचुएशन पता होनी चाहिए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति की, दुश्मन कहाँ पर है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है, ठीक है। तभी हम वहाँ पर लड़ाई जीत सकते हैं। तो एप्रिसिएशन निम्न क्रम में करना चाहिए। पहले उसका उद्देश्य जानना चाहिए, एम, कारक, फिर उसका फैक्टर जानने चाहिए, वे, उसका रास्ता जानना चाहिए, ठीक है। फिर कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए। फिर मौखिक आदेश के द्वारा काम करना चाहिए, वर्बल ऑर्डर, ठीक है। तो याद रखिए, पहला है उद्देश्य, दूसरा है कारक, तीसरा है रास्ता, चौथा है कार्य योजना और पांचवा है मौखिक आदेश, ठीक है। फिर अगला है मौखिक आदेश संबंधी सावधानी क्या है। दोस्तों जब हम कभी मौखिक आदेश देते हैं तो हमको निम्नलिखित सावधानी रखना चाहिए, ठीक है। आदेश देने का तरीका प्रभावशाली होना चाहिए, ये नहीं कि ढीला ढाला हो, ठीक है। फिर आदेश स्पष्ट व संक्षिप्त हो, जो आदेश बोले उसको स्पष्ट व संक्षिप्त बोले, ठीक है। आदेश की भाषा सरल हो, आदेश सही क्रम में हो, आदेश सभी ने सुना हो और समझ लिया हो, ठीक है। आदेश ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई सुन पाए कोई ना सुन पाए, ठीक है। फिर है सेक्शन बैटल ड्रिल। सेक्शन बैटल ड्रिल के 4 भाग होते हैं। पहला स्टेज है दुश्मन के फायर आने पर कार्यवाही करना। फिर दूसरा जो स्टेज होता है दुश्मन को चिन्हित करके दुर्बल करना। फिर तीसरा स्टेज में आता है आक्रमण करना और चौथे स्टेज में आता है पुनर्गठन करना, ठीक है। फील्ड डिफेंस, क्षेत्र रक्षण, दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फील्ड डिफेंस क्या होता है, ठीक है। फील्ड डिफेंस का मुख्य उद्देश्य अपने जवानों तथा हथियारों को इस प्रकार फैलाना है जिससे दुश्मन का बढ़ाव व आक्रमण कारगर तरीके से रोका जा सके, ठीक है। क्षेत्र रक्षण 2 प्रकार का होता है, यानी कि ये कहना चाहता है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे दुश्मन आगे ना बढ़ सके और उसके आक्रमण को आसानी से रोका जाए। तो देख लीजिए क्षेत्र रक्षण 2 प्रकार का होता है, एक क्विक रक्षण, दूसरा होता है सुविचारित रक्षण। सुविचारित रक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं डिलिबरेट डिफेंस, ठीक है। फिर उत्तम रक्षण की आवश्यकताएं क्यों हैं दोस्तों, आरक्षण क्यों, जो रक्षण है क्यों किया जाता है, ठीक है। डिफेंस क्यों आवश्यक है, तो डिफेंस क्यों आवश्यक है। उत्तम रक्षण क्षेत्र का चुनाव गहनता और छिपाव के लिए, पूर्ण सुरक्षा के लिए, केंद्रित शक्ति के लिए, जवाबी फायर कर सकें और अच्छे से कम्युनिकेशन संचार कर सकें, और वीरान क्षेत्र पर कब्जा के लिए जो खाली क्षेत्र पर पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला है हमारा रक्षण प्रभाग, डिफेंस डिवीज़न। बचाव के लिए टुकड़ियों को निम्न भागों में संगठित किया जाता है। दोस्तों जो रक्षण प्रभाग होता है वो निम्न भागों में होता है। पहला होता है कवरिंग ट्रूप्स और दूसरा होता है कवरिंग पेट्रोल्स, तीसरा होता है मेन डिफेंस, चौथा होता है मोबाइल ट्रूप्स, ठीक है। फिर अगला हमारा है रक्षा बाधाएं, डिफेंस ऑब्स्टिकल्स। डिफेंस ऑब्स्टिकल्स क्या होता है, तैयारी का डिफेंस लेते समय डिफेंस एरिया के चारों ओर निम्न प्रकार की रुकावटें प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी रुकावटें ऑब्स्टिकल्स लाई जाती हैं, सुरंग बना करके, दूसरा है बूबी ट्रैप्स लगा करके, तीसरा है तार या वायर ऑब्स्टिकल के द्वारा, चौथा है रोड बंद करना और पांचवा है प्राकृतिक रुकावट नेचुरल ऑब्स्टिकल्स के द्वारा, ठीक है। विभिन्न प्रकार की किलेबंदी निम्न प्रकार से की जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्टिफिकेशन,
इंग्लिश में किलेबंदी को दोस्तों फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। किलेबंदी मतलब बैटल युद्ध क्षेत्र में बंकर वगैरह बनाना, ऐसे ऐसे घर बनाना कि जहाँ गोलियों से बचाव किया जाए, वो फोर्टिफिकेशन या किलेबंदी कहलाता है। किलेबंदी निम्न प्रकार का होता है, देख लीजिए। बंकर, गोली बारी खाई, फायर ट्रेंच इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर है डीपरी खाई, इसको स्लिट ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। फिर संचार खाई, फिर इसको कम्युनिकेशन ट्रेंच बोलते हैं। फिर है पील बॉक्स। पील बॉक्स होता है दोस्तों, पील बॉक्स आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये भी फोर्टिफिकेशन में आता है, ठीक है। शस्त्र खो, वेपन स्पाइट। फिर अगला है संतरी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग परिचित होंगे। एनसीसी में एक संतरी बनाया जाता है, कभी कभी इसके बारे में भी लिखने के लिए आ जाता है, आपको पता होना चाहिए संतरी क्या होता है। तो नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। सेना में संतरी का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका कार्य किसी स्थान की निगरानी करना होता है। प्रायः दिन में एक संतरी होता है, रात में कई संतरी होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, संतरी को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब पूछ सकता है आपसे कि संतरी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ड्यूटी के आरंभ और समाप्ति का समय उसको पता होना चाहिए, ठीक है। अपनी इकाई तथा शत्रु की इकाई की अधिकतम जानकारी होना चाहिए। चौकसी का समय उसको पता होना चाहिए, ठीक है उसको। और चौकसी क्षेत्र और उसके प्रसिद्ध भू चिन्ह आदि उसको जानकारी होना चाहिए, यानी कि उसकी जहाँ ड्यूटी लगी है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी होना चाहिए, आसपास के बारे में, ठीक है। अपना पहचान चिन्ह उसको पता होना चाहिए। फिर है पेट्रोलिंग दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलिंग को हिंदी में गश्त बोलते हैं। गश्त आप देखते नहीं हैं, जो यहाँ सिविल में पुलिस वगैरह गश्त लगाते हैं, वैसे फौज में फौज वालों को भी गश्त लगाना पड़ता है, पर उनका काम दूसरा रहता है। उनका काम ये रहता है कि गश्त लगाकर दुश्मन की अधिक से अधिक सूचना हासिल करना पेट्रोलिंग के द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं पेट्रोलिंग क्या होता है। किसी भी लड़ाई की सफलता दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक सही सूचनाओं व जानकारियों पर निर्भर करती है। ये सूचनाएं कमांडर को पेट्रोल से मिलती है। दोस्तों पेट्रोली दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है रैकी पेट्रोल और दूसरा होता है बचाव पेट्रोल। बचाव पेट्रोल को प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव पेट्रोल भी कहते हैं। देख लेते हैं रैकी पेट्रोल का क्या कार्य होता है। यह दुश्मन की स्थित तैयारी इरादे की जानकारी प्राप्त करता है, दुश्मन की पहचान, उसकी भौगोलिक तकनीकी आदि की जानकारी प्राप्त करता है और दुश्मन की प्रवृत्ति व प्रकृति की जानकारी हासिल करता है। फिर अगला है बचाव पेट्रोल्स, दुश्मन को अपनी सेना की जानकारी लेने से रोकता है, जो प्रोटेक्टिव पेट्रोल्स होता है। दुश्मन के आगमन पूर्व सूचना भेजता है और शत्रु को उलझाए रखता है, ठीक है। फिर अस्वामिक भूमि पर अपना अधिकार बनाए रखता है, जो बचाव पेट्रोल्स होता है, ठीक है। दोनों में अंतर याद रखिएगा, ठीक है, लिखने के लिए आ सकता है यहाँ से। और पेट्रोल के विभिन्न चरण होते हैं दोस्तों, डिफरेंट स्टेज होते हैं पेट्रोल के। प्रमुख 3 चरण होते हैं, पहले तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, फिर संचालन उसको कंडक्ट करता है, फिर उसकी समीक्षा करता है, ठीक है, डिवेरीफाइंग करता है उसको। फिर अगला है पेट्रोल पार्टी को निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आ सकता है 5 नंबर में या 10 नंबर में, ठीक है। पेट्रोल पार्टी को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दिन के समय ऊंची ज़मीन पर और रात के समय निचली ज़मीन पर उसको चलना चाहिए। और अगला है चलते समय गांव, सड़क, पुल आदि को बचाकर चलना चाहिए। तीसरा है रास्ते में जो कुछ आप देखते जाए उसको नोट करते जाएँ, उसका मैप बनाते जाएँ, ठीक है। फिर चौथा है रास्ते में बीड़ी सिगरेट न पिए व आपस में ज़्यादा ज़ोर से न बोले, ठीक है, खांसे भी नहीं। फिर 5वें नंबर पे यदि दुश्मन मिल जाए तो लड़ना लाजमी हो तो फायर करके विजय करें, यानी कि दुश्मन मिल जाए तो हाथापाई की लड़ाई से बच करके उससे हथियार के द्वारा फायर करके विजय करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर अगला है लौटते समय लड़ाई से बचने की कोशिश करें, यानी कि जब आप सूचना इकट्ठा कर लें तो उस समय कभी लड़ाई करने की कोशिश ना करें, सीधा आके अपने यूनिट में अपने कमांडर को सूचना दें आके, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। फिर अगला है घात। घात का मतलब होता है एम्बुश दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एम्बुश का मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एम्बुश अभी उड़ी में अटैक हुआ था कुछ दिन पहले दोस्तों, हमारे भारतीय सीमा के कितने जवान मारे गए थे। तो ये दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया था, इसी को एम्बुश बोलते हैं, जब कहीं अचानक हमला होता है। और भारत ने अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक का आप जानते ही होंगे। तो ये क्या था, ये एक प्रकार का एम्बुश था, ठीक है। देख लीजिए एम्बुश क्या होता है। गतिमान अथवा ठहरे हुए दुश्मन पर छिपकर अचानक हमला करना, यानी कि या तो दुश्मन चलता होगा या ठहरा हुआ होगा। जो उड़ी
में वो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो वो ठहरे हुए दुश्मन पर भारत ने किया था, ठीक है। घात लगाकर हमला किया, घात लगाना कहलाता है, ठीक है। घात लगाने की कार्रवाई में अचानक हमला करके वहां से तुरंत निकल जाना होता है। घात लगाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है शत्रु को भ्रमित करना और उस पर हमला करना। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गतिमान अथवा ठहरे हुए दुश्मन पर छिपकर हमला करना घात लगाना कहलाता है, ठीक है। घात लगाने की कार्रवाई में अचानक हमला करके वहाँ से तुरंत निकलना होता है। घात लगाने की सर्वश्रेष्ठ विधि शत्रु को भ्रमित करना है, उस पर हमला करना होता है, ठीक है। घात के उद्देश्य एम्स ऑफ एम्बुश, शस्त्र को अधिक से अधिक बर्बाद करना होता है, दुश्मन से गोपनीय जानकारी प्राप्त करना होता है, शस्त्र को अधिक से अधिक परेशान करना होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है एम्बुश के प्रकार। एम्बुश दो प्रकार के होते हैं, मौके का एम्बुश और तैयारी का एम्बुश। पहला मौके के एम्बुश को इंग्लिश में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी एम्बुश और तैयारी के एम्बुश के बोलते हैं डिलिबरेट एम्बुश, ठीक है। फिर एम्बुश पार्टी का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एम्बुश पार्टी। एम्बुश पार्टी के निम्नलिखित संगठन होता है। उसका जो पहला सदस्य होता है पार्टी का स्काउट्स कहलाता है। यह मुख्य कार्य शत्रु के आने की पूर्व की चेतावनी देता है। फिर दूसरा होता है कवरिंग पार्टी, इसका कार्य कमांडर के आदेश पर फायर करना, शत्रु को हताहत करना होता है। तीसरा होता है रिजर्व पार्टी, इसका कार्य होता है कवरिंग पार्टी के बाद शत्रु पर हमला करना, तलाशी लेना, सामान बरामद करना होता है। फिर चौथा होता है स्टॉप्स पार्टी, इसका काम होता है एम्बुश में फंसे शत्रु को भागने से रोकना होता है, ठीक है। फिर अगला है हमारा सफलतापूर्वक घात लगाने की क्या विशेषता है। दोस्तों क्या विशेषताएं हैं सफलतापूर्वक घात लगाने की? अचानक आक्रमण किया जाए, उपलब्ध गोलीबारी का अधिक से अधिक प्रयोग हो, इसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, ठीक है। उच्च स्तर का हमारे पास प्रशिक्षण होना चाहिए और आत्म अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला एम्बुश को तोड़ना, डी एम्बुशन, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप एम्बुश में फंस जाएंगे कि तो एम्बुश को कैसे तोड़ना चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्बुश को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? एम्बुश वाले स्थान को छोड़कर चले जाएं। जवान आपस में काफ़ी फासला रखकर चले। जवान हमेशा एक ही रास्ते का प्रयोग करें। रास्ते में बातचीत या अन्य हरकत न करें जिससे दुश्मन को आपके बारे में पता चल जाए, ठीक है। यदि आप एम्बुश में फंस गए हैं तो जिधर से फायर आ रहा है उधर ही जवाबी फायर करके आक्रमण कर दें, शत्रु में दहशत पैदा कर दें। घात को मात देने की सबसे अच्छी विधि यही है दोस्तों। ये जो पार्ट है ना, ये मान के चलो कमांडो वगैरह को बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप भी कल को आर्मी में जाएंगे तो ये आपको वहाँ फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड एंड बैटल क्राफ्ट, इसके बिना कोई अच्छा सैनिक नहीं बन सकता, ठीक है। फिर अगला है फील्ड इंजीनियरिंग। दोस्तों फील्ड इंजीनियरिंग क्या है देख लेते हैं। सुरक्षा सेनाओं को शांतिकाल तथा लड़ाई के दौरान किलेबंदी करनी पड़ती है जिससे उसके हथियारों तथा सैनिकों को सुरक्षित रखा जा सके। अतः फील्ड इंजीनियरिंग की जानकारी प्रत्येक सैनिक को होनी चाहिए। देख लीजिए कुछ खुदाई के औजार होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कुल्हाड़ी, बेलचा, गैंती, हथौड़ा और क्रोबार, ठीक है। औजारों की ड्रिल भी होती है, टूल्स ऑफ ड्रिल, ठीक है। कैडेट को भी फील्ड अभियांत्रिकी का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि वे सेना से बाहर व सामान्य अवसरों पर भी इनका प्रयोग कर सके औजारों का, ठीक है। यानी कि उसको सेना में या सेना के बाहर भी औजारों का प्रयोग करना आना चाहिए, जैसे कुल्हाड़ी चलाना, गैती चलाना, बेलचा चलाना, ETC, ठीक है। इसका प्रशिक्षण एक ड्रिल के रूप में दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? औजार ड्रिल कहते हैं, ठीक है। औजार प्राप्त करने के लिए कैडेट को लाइन बनाकर जाना पड़ता है। दाएं हाथ से बेलचा और बाएं हाथ से गैंती उठाकर पकड़ना पड़ता है। औजार सहित सावधान विश्राम करके मुड़ना भी होता है। इसके बाद औजार प्रयोग करने की तकनीक सिखाई जाती है। अगला देख लीजिए, गैंती से खुदाई के आदेश जब देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, इतना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तैयार उठाओ मारो खींचो उठाओ, ठीक है। ये गैंती से खुदाई के समय बोले जाने वाले शब्द हैं। जब बेलचे से मिट्टी वगैरह भरते हैं तो कौन सा शब्द बोलते हैं? तैयार हो, मारो, भरो, घुमाओ, फेंको। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, तैयार हो, मारो, भरो, घुमाओ, फेंको। फिर देख लीजिए, कैडेट 1 मिनट में 18 से 20 बार चलाने का अभ्यास होना चाहिए। ये जो बेलचा है ना दोस्तों, 18 से 20 बार चलाने का अभ्यास होना चाहिए एक बार में।
नहीं सॉरी दोस्तों इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इस यहाँ पर स्किप हो रहा है एक चीज़। कैडेट को 1 मिनट में 18 से 20 बार गैती चलाने का अभ्यास होना चाहिए, ठीक है, और 15 से 20 बार बेलचा चलाने का अभ्यास होना चाहिए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ठीक है। 18 से 20 बार गैती चलाने का होना चाहिए और 15 से 20 बार बेलचा चलाने का। फिर देख लेते हैं गांठ। गांठ को बोलते हैं अंग्रेजी में नॉट्स एंड लेसेस, ठीक है। गांठ और गठबंधन। गांठ क्या होती है? रस्सी के सिरे को सुरक्षित करने तथा 2 रस्सियों को जोड़ने के लिए गांठ का प्रयोग किया जाता है। सैनिक के लिए जाल बांधने, पुल बनाने, सीढ़ी बनाने, बचाव करने आदि में गांठों का प्रयोग किया जाता है। अच्छी गांठ की विशेषताएं। अच्छी गांठ की क्या विशेषता है? गांठ मजबूत हो, खींचने पर अपनी जगह से न हटे। गांठ कार्य के अनुकूल हो, सुगम हो और इसको आसानी से लगाई जा सके और गांठ को आसानी से खोला जा सके। पॉइंट नंबर 1 2 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। फिर प्रमुख गांठें। दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट गांठ है मैं उनको आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ध्रुव गांठ। ध्रुव गांठ क्या होती है? कुएं में गिरे आदमी को निकालने के लिए ध्रुव गांठ का प्रयोग किया जाता है। सीप सेंक। सीप सेंक को रस्सी को बिना काटे छोटा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुर्सी गांठ। कुर्सी गांठ जब कहीं आग लग जाती है तो वहाँ से व्यक्ति को निकालने के लिए इस गांठ का प्रयोग करते हैं कुर्सी बनाकर, ठीक है। खूंटा गांठ होती है एक और अंगूठा गांठ, ठीक है। फिर बंधन लेसेस। 2 या 2 से अधिक लट्ठों को एक साथ बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है बंधन। दोस्तों आप जब कहीं रैली में गए होंगे तो वहाँ जो लट्ठे वगैरह एक दूसरे से बांधे रहते हैं, ये वही वाला बंधन है, ठीक है। देख लीजिए बंधन कैसे होता है। समांतर बंधन होता है, वर्गाकार बंधन होता है, कैंची बंधन होता है और अष्टाकार बंधन होता है। शेयर लेसिंग, स्क्वायर लेसिंग और डायगोनल लेसिंग और फिगर 8 लेसेस। फिर है फील्ड किलाबंदी के सिद्धांत लिखिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है फील्ड किलाबंदी के सिद्धांत। शस्त्रों का प्रभावी उपयोग होना चाहिए। फिर पॉइंट 2 है बचाव और रक्षण के लिए होता है और तीसरा है कैमोफ्लेज कंसीलमेंट के लिए होता है, ठीक है। फिर डॉक्टर कौन सी गांठ को समानता प्रयोग में लेते हैं? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर गांठ को प्रयोग में लेते हैं वो रीफ नाट गांठ होती है, ठीक है। फिर है क्लेव हिच गांठ किस कामों में प्रयोग की जाती है? क्लेव हिच गांठ पशु को बांधने में, तंबू बांधने में, इसको हिंदी में खूंटा गांठ भी बोलते हैं, ठीक है। फील्ड में बाधाएं डालने का क्या उद्देश्य है? फील्ड में बाधाएं डालने का उद्देश्य है शत्रु को अव्यवस्थित करना और उसके बढ़ाव को रोकना, अपने संहार क्षेत्र में फंसाना, शत्रु के मनोबल को गिराना। दोस्तों अभी जो हमने पढ़ा है उससे कुछ जुड़े ये महत्वपूर्ण, मैं बाद में प्रश्नों को भी ऐड कर दिया है, ठीक है, उनको भी देखते जाइए। ये देख लीजिए फायर ट्रेंच की चौड़ाई व गहराई को लिखिए। फायर ट्रेंच की चौड़ाई होती है 2 फीट होती है और गहराई होती है 4 की पावर 1/2, ठीक है, यानी कि 2 फीट के लगभग। फिर अगला होता है 2 इंच मोटार गड्ढा किस व्यास का होता है? जो 2 इंच मोटार का गड्ढा होता है वो 4 फीट 6 इंच व्यास का होता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हवाई हमले से बचाव के लिए कौन सी खाई का प्रयोग किया जाता है? तो स्लीट स्ट्रेंच। दोस्तों कौन सी है? स्लीट स्ट्रेंच, ठीक है, स्लीट स्ट्रेंच का प्रयोग किया जाता है। बाधाएं कितने प्रकार की होती हैं? बाधाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है एक पैदल सेना की बाधाएं, दूसरी होती है वाहन सेना की बाधाएं। पैदल सेना में हो गया पैदल सैनिक और वाहन में हो गया टैंक तोप आदि की बाधाएं, ठीक है। पैदल सेना बाधाओं में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? पैदल सेना के लिए 2 प्रकार की बाधाएं होती हैं। पहला होता है प्राकृतिक होता है, दूसरा होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित में हो गया तार, माइन, ETC और प्राकृतिक में हो गया नदी, नाले, पहाड़ी, ETC आए। फिर हो गया बारूदी सुरंग से आप क्या समझते हैं? यह कितनी प्रकार का होता है? बारूदी सुरंग दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बारूद से भरा चार्ज होता है जिस पर तयशुदा वजन पड़ने से ये फट जाता है, ठीक है। बारूदी सुरंग 2 प्रकार की होती हैं, एंटी टैंक होता है और एंटी पर्सनल, ठीक है। फिर माइन फील्ड किसमें कितने होते हैं? माइन फील्ड कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं प्रमुख, ठीक है। एक होती है रक्षात्मक माइनफील्ड, फिर एक होती है सुरक्षात्मक माइनफील्ड, फिर एक होता है तकनीकी माइनफील्ड, फिर एक होता है न्यूसेंस माइनफील्ड, फिर एक होता है माइनफील्ड। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइन स्ट्रिप कितने प्रकार की होती है? माइन स्ट्रिप 3 प्रकार की होती है, एंटी पर्सनल स्ट्रिप, एंटी टैंक स्ट्रिप और मिक्स्ड स्ट्रिप, ठीक है। माइन लगाने की पार्टी का नाम लिखिए। माइन लगाने की पार्टी का नाम है शैटिंग आउट पार्टी, मैन लेइंग पार्टी और मार्किंग पार्टी, कैरिंग पार्टी।
सेटिंग जो सेटिंग आउट करती हो, माइन लेइंग यानी कि जो लगाती हो बिछाती हो, मार्किंग यानी कि जो चिन्ह लगाता हो कहाँ पर माइन लगाया गया है, कैरिंग यानी कि जो माइन लेकर आता जाता हो। ठीक है, माइन उखाड़ने के कौन कौन से तरीके होते हैं दोस्तों? माइन उखाड़ने के हाथ से उखाड़ा जाता है या मशीन से या विस्फोट करके। कभी कभी क्या होता है कि हमको पता नहीं होता माइन इलाके में एग्जैक्ट कि माइन कहाँ है, तो वहाँ नहीं उखाड़ सकते, वहाँ सीधा उस माइन को नष्ट कर दिया जाता है विस्फोट करके। ठीक है, फिर ब्रीचिंग पार्टी में कौन कौन सी पार्टी होती है? सेटिंग आउट पार्टी तथा कैरिंग पार्टी होती है, बेसिंग ब्रीचिंग पार्टी होती है, पुलिंग पार्टी होती है और मार्किंग पार्टी होती है। ठीक है, कटीले तार रुकावट डिफेंस पोस्ट से कितने दूरी पर लगाया जाता है? तो कितने दूरी पर लगाया जाता है डिफेंस पोस्ट से? 100 से 80 मीटर की दूरी पर। ठीक है, दुश्मन की बढ़त रोकने के लिए कौन सी खाई का प्रयोग किया जाता है? इसकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं, तो मैं फिर भी इसको रिपीट करना चाहता हूँ। 1 वे डिच, 2 वे डिच और टैंक डिच। ठीक है, 3 प्रकार की खाई का प्रयोग किया जाता है। नदी को पार करने के लिए सैनिक द्वारा अपनाई जाने वाली 2 विधियाँ कौन सी हैं? मान के चलो नदी को सैनिक को पार करना है तो कैसे पार करेगा? सिंगल बंडल पोस्ट, बंडल बनाकर पोस्ट होगा। ठीक है, फिर ग्राउंड सीट बेल्ट के द्वारा। फिर अगला है गाय भैंस की पूंछ पकड़कर या खच्चर की गर्दन पकड़ करके भी नदी पार कर सकता है। ठीक है, देखिए ये ध्यान रखिएगा, आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो गाय भैंस या खच्चर की गर्दन पकड़ के आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, M60 एंटी पर्सनल माइन का मारक इलाका लिखिए, कितना है? 32 गज है। ठीक है, एंटी टैंक माइन कितने किग्रा वजन के दबाव पड़ने पर फट जाता है? 75 से 100 किग्रा। ठीक है, माइन फील्ड किसे कहते हैं? जमीन का वह टुकड़ा जिस पर माइन लगाई जाती है माइन फील्ड कहलाता है। माइन फील्ड लगाने के मुख्यतः कौन कौन से तरीके हैं? पहला स्ट्रिप विधि, दूसरा है स्केटर विधि। स्ट्रिप विधि में पट्टी के हिसाब से ऐसे ऐसे बिछाते चले जाते हैं, और स्केटर विधि में कहीं भी बिखराव के द्वारा इधर उधर अव्यवस्थित तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, पैदल सेना की बनावट रुकावटों में मुख्यतः कौन सी आती है? ठीक है, पैदल सेना की बनावटी रुकावटों में। ठीक है, पहला हो गया स्केटर्स सुरंगे, दूसरा हो गया कटीले तारे और वायरलेस बांध। बनावटी रुकावटें दोस्तों मानव निर्मित, जो मानव रुकावटें तैयार करता है, मानव तार लगा देता है, मानव माइन बिछा देता है। ठीक है, ये सब है मानव निर्मित रुकावटें। फिर है ब्लू लाइन नॉट का ये बो लाइन नॉट का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है ध्रुव गांठ। ध्रुव घाट को बो लाइन नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, बंधन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, समांतर, वर्गाकार, कैंची बंधन, अष्टाकार। ठीक है, फिर रस्सी को बगैर काटे छोटा करने के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है? सिप सेंक या धोबी गांठ का। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया है, ठीक है, फिर रस्सी को पकड़कर नीचे भी उतर आया है और इसके बाद वह बगैर पेड़ पर चढ़े रस्सी को खोलना चाहता है, तो बताइए वह कौन सी गांठ लगी है? तो वह कौन सी गांठ लगी है? ड्रा हिच गांठ। ठीक है, फिर अगला है 60 गज की दूरी पर खड़ा मनुष्य कैसा दिखाई देता है? दोस्तों जब कोई व्यक्ति 60 गज की दूरी पे होता है तो वो हमको एक बिंदु की आकार का दिखाई देता है। ठीक है, फिर अगला है जमीन का वर्णन करते समय उसे कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, अग्रभूमि, मध्यम भूमि और दूरी। फिर कठिन टारगेट को इंगित करने के कौन से तरीके हैं? कठिन टारगेट को इंगित करने के मदद के निशान के द्वारा और आम रुख की रेखाओं द्वारा, फिर घड़ी की सुई द्वारा और डिग्री की मदद से कठिन टारगेट को इंगित करते हैं। फिर मौखिक आदेश बोलने का क्रम क्या है? जब मौखिक आदेश देते हैं ज़मीनी निशाना उसको बताते हैं, सूचना देते हैं, इरादा बताते हैं और विधि बताते हैं। ठीक है, फिर प्लाटून आक्रमण में प्लाटून कमांडर किन किन लोगों को मौखिक आदेश देता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लाटून कमांडर सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3 को सेक्शन कमांडर को आदेश देता है। ठीक है, फिर और ये प्लाटून हवलदार को भी आदेश देता है प्लाटून कमांडर। ठीक है, पेट्रोलिंग के मुख्य चरण कौन है? पहला तैयारी है, दूसरा कार्रवाई है, तीसरा निष्कर्ष निकालना। फिर हाथ का खुला पंजा कितने डिग्री को दर्शाता है? मान के चलिए दोस्तों ये आपका हाथ है, ठीक है, ये इसका पंजा कितने डिग्री दर्शाता है? तो ये 19 डिग्री दर्शाता है। ठीक है, टारगेट को इंगित करने का क्रम क्या है? इंगित करने का क्रम है ग्रुप, दूरी, दिशा, टारगेट का नाम। सूक्ष्म फायर ऑर्डर कब दिया जाता है? जब दुश्मन दाएं या बाएं से अचानक हमला कर देता है। ठीक है, रात के समय सुरक्षा के लिए कौन सा फार्मेशन अख्तियार किया जाता है? डायमंड फार्मेशन दोस्तों रात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एम्बुश कितने प्रकार का होता है? एम्बुश 2 प्रकार का होता है, तैयारी का और मौके का एम्बुश। फिर अगला है ट्रूप्स पर अटैक करते समय कौन सा फॉर्मेशन अख्तियार किया जाता है? एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। ठीक है, एम्बुश की पार्टी का नाम लिखिए। एम्बुश पार्टी का नाम है, पहला स्काउट पार्टी, अगला है कवरिंग पार्टी, तीसरा रिजर्व पार्टी, चौथा है स्टॉप्स पार्टी। ऊपर बात कर चुके हैं इनके। ठीक है, सिग्नल देने के कौन से तरीके हैं? सिग्नल 3 तरीकों से दिया जा सकता है, हाथ से सीटी बजा करके और शस्त्र यानी कि हथियार के द्वारा। ठीक है, पील बॉक्स, दोस्तों पील बॉक्स जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यह कंक्रीट या रेत से भरी हुई बोरियों से बना हुआ छोटा किलानुमा संरचना है। यह मशीन गन एंटी टैंक मशीन से सीधे बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों आपने बॉर्डर मूवी देखा होगा या और दूसरी आर्मी से रिलेटेड, वहाँ पर जो बोरियों के बंकर बने होते हैं ना, जहाँ पर आर्मी वाले छिपे होते हैं अपने पूरे औजार के साथ, हथियार के साथ, तो वही ये पील बॉक्स होता है। ठीक है, बूबी ट्रैप्स क्या होता है? माइन या बारूद से भरा डिब्बा जो किसी आदमी या सामान को बर्बाद करने के लिए छुपाकर लगाया जाता है, इसे बूबी ट्रैप्स या आईईडी कहते हैं। आईईडी का फुल फॉर्म होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। दोस्तों इसका आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जो टेररिस्ट आतंकवादी रहते हैं वो कहीं पर गुड्डा रख देते हैं, कोई रेडियो रख देते हैं, उसके अंदर बम लगा देते हैं, तो यही वाला बम क्या कहलाता है? बूबी ट्रैप्स। बूबी ट्रैप्स के अंदर क्या होता है? आईईडी होता है। ये मोबाइल के तरंगों द्वारा, रिमोट कंट्रोल द्वारा भी फट जाता है। ठीक है, और ये इतना दोस्तों घातक खतरनाक होता है कि तुम इसको चाहे पानी में भिगो, चाहे जो कुछ करो, इसको फटना है तो ये फट ही जाता है। ठीक है, फिर सरल टारगेट को इंगित करने के तरीके लिखिए। जब कोई सरल टारगेट होता है इसको बयान के द्वारा इंगित करते हैं या दिशा या रेंज के द्वारा भी इसको इंगित करते हैं। ठीक है, फिर अगला है फार्म बेस क्या होता है? सामरिक महत्ता वाला सुरक्षित क्षेत्र जहां पर रिजर्व फोर्स कमांडर के प्लान को लागू करता है, वो क्या कहलाता है? फार्म बेस। पता होना चाहिए। स्टार्ट लाइन क्या होता है? यह वह स्थान होता है जहां से सेना के दस्ते आक्रमण के लिए रवाना होते हैं। ठीक है, डी डे क्या होता है? डी डे को ऐसे लिखते हैं, डी डे किसी ऑपरेशन को शुरू करने के लिए जो दिन निश्चित किया जाता है वो डी डे कहलाता है। ठीक है, एच आवर क्या कहलाता है? कहते हैं एच आवर समय। एच आवर का मतलब आक्रमण करने का समय जो निश्चित किया जाता है, एच आवर कहलाता है। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को मत दबाना भूलिएगा। ठीक है, मैं जल्द ही और भी वीडियो लाऊंगा। दोस्तों मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ कि आपका 10 तारीख का पेपर है। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 5 तारीख तक आपको पूरा एनसीसी कवर करवा दूँगा अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपका और कोई दूसरा प्रश्न है तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक